हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करेंगे एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस 19th एंड 20th जुलाई का, यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट आर्टिकल्स हैं आज और कल में जो आए थे उसकी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी। पहला आर्टिकल है जी, पहले आर्टिकल के टुवर्ड्स हम बढ़ते हैं। पहला आर्टिकल ये कल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, बीजिंग्स वर्ल्ड व्यू, एंड इसको लिखा था हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ने, मिस्टर विजय गोखले। ये अभी 2020 जनवरी 2020 में ही ये सर्विस से रिटायर हुए थे। बहुत जाने माने ये डिप्लोमेट हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा काम चाइना में किया है। इनको ये भी कहा जाता था प्रॉब्ली ही इज़ द ओनली साइनोलॉजिस्ट, यानी कि इनकी जो नॉलेज है चाइनीज़ स्टडीज़ में एंड चाइनीज़ लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा है। सो ही इज़ वेरी वेल नोन इन द डिप्लोमेसी सर्कल्स। इन्होंने दो बुक्स लिखी हैं विजय गोखले ने। एक बुक का नाम है द लॉन्ग गेम। द लॉन्ग गेम, और दूसरी जो बुक है उन्होंने भी हाल ही में पीछे लिखी थी, तियानमेन स्क्वायर, द मेकिंग ऑफ द प्रोटेस्ट। इन्होंने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली चाइना को स्टडी किया है अपने करियर में। और जैसे कि इन्होंने ये दो बुक्स लिखी हैं, ये जो बुक है तियानमेन स्क्वायर, ये रिसेंटली इन्होंने लिखी थी। बेसिकली इसमें इन्होंने 1989 में जो तियानमेन स्क्वायर में राइट्स हुए थे, प्रोटेस्ट हुए थे, उसके रिगार्डिंग उन्होंने इसमें अपना एक्सपीरियंस जो था उनका, जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया था, बिकॉज उस टाइम पे वो चाइना में ही पोस्टेड थे, तो उसके रिगार्डिंग इसमें इन्होंने लिखा है। ठीक है जी। बढ़ते हैं आर्टिकल के टूवर्ड्स। आर्टिकल में क्या मेन बात करी गई है? बेसिकली आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि चाइना का इंटरप्रिटेशन क्या है मल्टीलेटरलिज्म का। ठीक है जी। अब ये जो आर्टिकल विजय गोखले ने लिखा है, ये उन्होंने बेसिकली दो चाइनीज फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, एक तो हैं यान ज्यूटोंग और दूसरे हैं वांग जिसी। ये दोनों फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं चाइना के। जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ पे सी राजा मोहन है, स्ट्रेटेजिकली काफ़ी एक जाने माने एक वो ऑथर हैं, बहुत अच्छे आर्टिकल्स वो लिखते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को लेके। उसी तरह से ये दो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट चाइना के हैं। इन्होंने एक मैगजीन द फॉरेन अफेयर्स में कुछ लिखा था अबाउट द डायनामिक्स बिटवीन यूएस एंड चाइना, कैसे अभी पोस्ट कोविड टाइम्स में यूएस और चाइना के बीच में रिलेशंस इवॉल्व हो रहे हैं, और कैसे चाइना मल्टीलेटरलिज्म को व्यू करता है, कैसे चाइना अपने आप को व्यू करता है इन द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर एज वेल, राइट। So what do they observe about the evolving US-China relations? ठीक है जी। what do they means? यान ज़्यूटोंग एंड वांग जिसी, जिन्होंने आर्टिकल लिखा था फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में, उनका क्या व्यू पॉइंट है अबाउट द चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ यूएस एंड चाइना रिलेशंस। ठीक है जी। यूएस एंड चाइना का जो रिलेशन है दैट हैज ऑलवेज रिवॉल्व्ड अराउंड टू पर्टिकुलर आइडियाज। वन इज दैट US will respect and not destabilize China's internal order। अब देखिए आइडियोलॉजिकली US एंड चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, राइट। जैसे आइडियोलॉजिकली US एंड USSR के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहा था कोल्ड वॉर के टाइम पे, उसी तरह से US अप्रिशिएट नहीं करता चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी स्ट्रक्चर, राइट। पहला तो ये है कि भाई US विल रिस्पेक्ट जैसा भी है चाइना का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, जैसा भी चाइना का स्ट्रक्चर है, चाहे वो डेमोक्रेटिक है चाहे वो नहीं है, बट यूएस विल हैव टू रिस्पेक्ट चाइनाज इंटरनल पॉलिटिक्स। एंड दूसरा, चाइनीज विल नॉट इंटेंशनली वीकन द यूएस लेड इंटरनेशनल ऑर्डर। जैसे यूएस लेड इंटरनेशनल ऑर्डर में हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की बात करें, अगर आईएमएफ की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं इन ऑर्गेनाइजेशंस में यूएस का बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है। चाइना अपनी तरफ से कोई ऐसा नहीं कुछ रोल प्ले करेगा जिससे यूएस की अथॉरिटी या डोमिनेंस इन पर्टिकुलर बॉडीज में वीकन हो। तो ये एक समझौता है दोनों यूएस और चाइना के बीच में, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होता रहा है। ठीक है। नाउ आगे ये लिखते हैं दैट चाइनाज फॉरेन पॉलिसी सीम्स टू बी रिएक्टिव, यानी कि अमेरिका अगर जैसे प्रोवोकेट करता है, चाइना की फॉरेन पॉलिसी वैसे ही डायरेक्ट करती है। चाइनाज फॉरेन पॉलिसी सीम्स टू बी रिएक्टिव टू अमेरिकाज प्रोवोकेशंस। ये दोनों एक बहुत जाने माने चाइनीज फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, और इन्होंने ये बात एक्सेप्ट करी है दैट चाइनीज फॉरेन पॉलिसी इज रिएक्टिव टुवर्ड्स अमेरिकाज प्रोवोकेशन। ठीक है जी।
उसके बाद अकॉर्डिंग टू यान एंड वैंग, व्हाट इज द चैलेंज फॉर चाइना प्रेजेंटली? ठीक है, सो प्रेजेंटली चैलेंज चाइना के लिए क्या आ रहा है? पहली बात तो ये है दैट चाइना चैंपियन करना चाहता है द कॉज ऑफ मल्टीपोलैरिटी, एट द सेम टाइम मल्टीपोलैरिटी विद सॉर्ट ऑफ चाइनीज करेक्टरिस्टिक्स। तो यहां पे चाइनीज करेक्टरिस्टिक्स में यहां पे एक डुअल आइडेंटिटी की बात करी गई है, ठीक है। और दूसरी बात यह है अ मल्टीपोलर ऑर्डर विद यूएस चाइना रिलेशंस एट इट्स कोर, यानी कि चाइना एट द कोर यही चाह रहा है कि वर्ल्ड ट्रूली मल्टीपोलर ना हो, कहीं ना कहीं बाइपोलर ही रहेगा, बिकॉज अभी आज के टाइम पे अगर कोई डोमिनेंट पावर है यूएस को चैलेंज करने के लिए तो वो चाइना है, ठीक है। सो मल्टीपोलर वर्ल्ड अपनी जगह पे हो, बट जो डोमिनेंट प्लेयर्स ग्लोबली डिक्टेट करें फॉरेन पॉलिसीज टर्म्स को या बाकी नेशन की पॉलिसीज को, वो यूएस एंड चाइना ही रहे, ठीक है। ये चाइना की इच्छा है, ये चाइना की विश है, बिकॉज नाउ दे फील दैट दे आर if not above than US, but they believe that now they are at par with US. Now China believes that they are able to challenge the economic clout of United States of America. Now what do they mean by China's dual identity? ये जो डुअल आइडेंटिटी की बात करी है, मल्टीपोलैरिटी विद डुअल आइडेंटिटी, इसको चाइनीज करेक्टरिस्टिक्स भी कहा जाता है कि चाइनीज करेक्टरिस्टिक्स इन इट्स ओन फॉरेन पॉलिसी। सो क्या है, व्हाट डू दे मीन बाय दिस डुअल आइडेंटिटी? So number one is no contradiction between China seeking global co-hegemony. दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड देखिए, co-hegemony। यहाँ पे चाइना ये नहीं कह रहा कि हम हेजेमनी चाहते हैं, वो co-hegemony की बात कर रहे हैं, दैट यूएस के साथ साथ हम भी, यानी कि चाइना भी हेजेमन बनना चाहता है। एट द सेम टाइम दे वॉन्ट टू कंटिन्यू टू बी अ डेवलपिंग कंट्री, यानी कि अब यूएस तो एक हेजेमन बहुत सालों से रहा है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर II यूएस ने अपनी डोमिनेंस मेंटेन करके रखी है दुनिया पे, बट यूएस एक डेवलपिंग कंट्री तो नहीं है, यूएस एक डेवलप्ड कंट्री है। तो ये दोनों जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये चाइनीज करेक्टरिस्टिक्स कहे जाते हैं इन चाइनाज फॉरेन पॉलिसी, दैट हम हेजेमनी भी चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम जो डेवलपिंग कंट्री का टैग हमारे ऊपर लगा हुआ है वो भी हम मेंटेन करना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू बी कॉल्ड एज अ डेवलप्ड कंट्री, बिकॉज अगर डेवलप्ड कंट्री कहलाएंगे तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है फिर टुवर्ड्स ग्लोबल फोरम्स। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज की बात करें तो उनको भी फंडिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी टुवर्ड्स डेवलपिंग कंट्रीज। सो चाइना डजंट वांट टू कम इन द कैटेगरी ऑफ डेवलप्ड कंट्री, बट एट द सेम टाइम दे वांट टू रिमेन, दे वांट टू बी अ हेजेमन, को हेजेमन अलॉन्ग विद यूएस, ठीक है जी। नाउ अब यहां पे बात आगे करते हैं इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म की, ठीक है। सो इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म की अगर बात करें तो ये बीजिंग के बहुत डेस्परेट और अनकंट्रोल्ड एफर्ट्स हैं प्लूरीलेटरल प्लेटफॉर्म्स बनाने के, इंक्लूडिंग इन साउथ एशिया। तो अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे कि ब्रिक्स हो गया, ठीक है, या इप्सा हो गया, सॉरी, या अगर हम बात करें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, इस तरह के ब्लॉक्स जो कि चाइना साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में या एशिया के पूरे ब्लॉक में जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाना चाहता है चाइना, तो उसकी यहाँ पे इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म की बात करी गई है, दैट चाइना क्लेम्स दैट देयर लेड मल्टीलेटरलिज्म इज ओपन एंड नॉन थ्रेटनिंग। ध्यान से वर्ड नोट करिए, ओपन एंड नॉन थ्रेटनिंग। तो उनको लगता है कि चाहे ब्रिक्स है, चाहे AIIB है, चाहे NDB है, चाहे रशिया इंडिया चाइना का फोरम है, ये ओपन है, नॉन थ्रेटनिंग है, अनलाइक, बिकॉज यहाँ पे चाइना किसको इशारा कर रहा है, यहाँ पे चाइना क्वाड पे इशारा कर रहा है। चाइना को ऐसा लगता है, चाइना इज वेरी इनसिक्योर, चाइना की फॉरेन पॉलिसी बहुत ज्यादा गाइड की जाती है अपनी इनसिक्योरिटी से, बिकॉज चाइना को ऐसा लगता है कि जैसे क्वाड है, क्वाड एक थ्रेटनिंग ब्लॉक है अगेंस्ट चाइना, कि वो चाइना को कंट्रोल करने के लिए, चाइना को चेक करने के लिए ब्लॉक बनाया गया, जो कि सच भी है, इसमें कोई झूठ भी नहीं है। बट चाइना अपनी इनसिक्योरिटी पोर्ट्रे करने के लिए ये कहता है कि जो हमारी तरह की मल्टीलेटरलिज्म है वो इंक्लूसिव होती है, और जो यूएस का मल्टीलेटरलिज्म मॉडल है वो एक्सक्लूसिव होता है, विच इज थ्रेटनिंग एंड विच अपोजेस चाइना इन प्रिंसिपल, ठीक है जी। एग्जाम्पल यहाँ पे क्वाड की बात की गई, तो यहाँ पे इनका ऐसा कहना इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म इज एन इंडिकेशन टुवर्ड्स क्वाड, ठीक है। Now, what is their perception towards China being different from America? There means Yan Zhutong and Wang Jisi. इनका क्या perception है towards China? That China is different from America. ठीक है?
ना चाइना इज अ डेवलपिंग कंट्री विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हमने चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी पीछे, ठीक है, दैट एट द सेम टाइम हम हेजेमनी भी चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम हम एक डेवलपिंग कंट्री ही कहलाना चाहते हैं, हम डेवलप्ड इकोनॉमी या डेवलप्ड कंट्री का टैग नहीं चाहते। इट्स पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस मॉडल कैन नॉट मेयरली बी एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज, ठीक है जी। यानी कि चाइना को बहुत मान है, बहुत गर्व है अपने आप कि उनका जो कि वो डेमोक्रेसी नहीं है, वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है। उनको ऐसा लगता है कि हम हैं तो हैं और हमको बहुत गर्व है इस बात के ऊपर, ठीक है। और इस तरह का मॉडल हम नहीं चाहते कि हम अननेसेसरली किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट करें। यहां पे चाइना फिर एक टॉन्ट मार रहा है यूएस को, ये कह के दैट यूएस चाहता है दैट फोर्सफुली रिजीम्स हटाई जाएं, वहां पे डेमोक्रेसी प्रमोट की जाए, अपने पपेट्स वहां पे बिठाए जाएं, बट चाइना ऐसा नहीं चाहता। सो ये चाइना इनडायरेक्टली यूएस को एक टॉन्टिंग वे में अपनी फॉरेन पॉलिसी में डायरेक्ट कर रहा है दैट वी आर वेरी प्राउड ऑफ आर system of our political system. No doubt we are communist, no doubt that we follow a communist model, but we are not like you, we are not like America. यहाँ पे चाइना ये कह रहा है जो unnecessarily unrequired तरीके से डेमोक्रेसी एक्सपोर्ट करना चाहता है जहां पे जरूरत नहीं है। ये चाइना का व्यू पॉइंट है, ठीक है। What is the main message to America in their reading about China's foreign policy? ठीक है, सो मेन मैसेज क्या अमेरिका को जा रहा है चाइना की फॉरेन पॉलिसी को रीड करने के बाद बाय दीज टू स्कॉलर्स, यान ज़्यूटोंग एंड वांग जिसी। तो पहला, अमेरिकन शुड स्टॉप प्रेशराइजिंग चाइना टू चेंज इट्स पॉलिटिकल सिस्टम। आपकी एक चाइना ये कह रहा है कि आप अगर कैपिटलिज्म में बिलीव करते हैं, हम अपने तरह के कैपिटलिज्म में बिलीव करते हैं। ऐसा नहीं है कि चाइना एक प्रिंसिपली वो कम्युनिज्म फॉलो करता है। चाइना में भी कैपिटलिज्म, कहते हैं ना, चाइनीज आर ऑफन कॉल्ड एज अ रेड कैपिटलिस्ट, ठीक है। बट चाहे जो मर्जी आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है अमेरिका और चाइना के बीच में, चाइना will not appreciate, neither does China want कि अमेरिका उसको प्रेशराइज करे अपना पॉलिटिकल सिस्टम चेंज करने के लिए, ठीक है। सो चाइना डज नॉट वांट टू प्रमोट डेमोक्रेसी एंड इट टेक्स फुल प्राइड इन एक्सेप्टिंग दैट नो, वी डोंट वांट टू प्रमोट डेमोक्रेसी, वी आर वेरी हैप्पी, वी आर अ वेरी हैप्पी नेशन एंड पीपल आर वेरी हैप्पी विद अस। ये चाइना का व्यू पॉइंट है। सेकेंड, बेंड टू चाइनाज इनएविटेबल हेजेमनी। अब वो यूएस को ये कहना चाह रहा है कि कभी ना कभी तो आपको हमारे आगे अपना सिर झुकाना ही पड़ेगा, बिकॉज इट इज इनएविटेबल, और 10, 20, 30 साल बाद तो हम यूएस को भी ओवरटेक कर लेंगे। चाइना का ये कहना है। सो इससे पहले कि आप बाद में आदत डालें, अभी आदत डाल लीजिए कि आप एक्सेप्ट आर हेजेमनी एज वेल। देन थर्डली, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी मस्ट बी सीन एज अ लेजिटिमेट ग्लोबल प्लेयर। तो अभी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अभी 100 साल पूरे हुए हैं, 100 ईयर सेलिब्रेशन पूरी हुई थी, राइट। अभी 2 हफ्ते पहले इसके रिगार्डिंग काफी आर्टिकल्स भी आए थे। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, especially under Xi Jinping, right? Xi Jinping is known to be the most tallest and strongest leader of China after Mao Zedong. So they want that their party, their principles, their core ideology should be seen as legitimate. What should be the important takeaway for India from this? So number one, paradigm shift in post-COVID Chinese foreign policy. ठीक है, अब चाइना को बहुत सारी कंट्रीज ने ब्लेम किया कोविड को चलते। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहाँ तक ये भी कहा था कि ये चाइनीज़ फ्लू है। वो कोविड कहने से ज़्यादा चाइनीज़ फ्लू कहना ज़्यादा पसंद करते थे। बहुत सारी नेशंस थी, यू नो, सॉर्ट ऑफ आफ्टर दिस होल द फर्स्ट वेव जब आया, उन्होंने बहुत प्रिंसिपली बहुत ज़्यादा अपना ओपिनियन चाइना के अगेंस्ट रखना शुरू कर दिया। बहुत सारी कंट्रीज फिर ट्रेड बैटल्स में भी इन्वॉल्व हैं विद चाइना। नाउ वी आर सीइंग दैट चाइना पोस्ट कोविड हैज़ बिकम मोर एंड मोर असर्टिव एंड मोर मस्कुलर। तो चाइना की जो फॉरेन पॉलिसीज़ को हम कहते हैं वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, so China is becoming more and more assertive. Second, Beijing views America's so-called issue-based coalitions as a potential threat. यहाँ पे भी मतलब क्वाड की बात करी गई है। उनको लगता है कि उनकी एग्जिस्टेंस, चाइना की एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेट है इस तरह के जो ब्लॉक्स अमेरिका बना रहा है। तो ऑब्वियसली क्वाड में तो इंडिया भी साथ में शामिल है। सो बट चाइना इस बात को अप्रिशिएट नहीं करता। इसके चलते, इस इनसिक्योरिटी और इस थ्रेटनिंग स्टैंड के चलते चाइना और इंडिया के रिलेशंस भी हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं जा रहे काफ़ी टाइम से, खास करके पिछले 1-1.25 साल से। देन थर्ड, चाइना इज रेडी टू अकोमोडेट इफ वॉशिंगटन जस्ट रिस्पेक्ट्स बीजिंग्स इंटरनल ऑर्डर एंड एक्नॉलेजेस चाइनाज रीजनल डोमिनेंस। तो चाइना ये कह रहा है कि आप नहीं, हम आपको अकोमोडेट करने के लिए तैयार हैं अमेरिका को, अगर आप
हमको हमारे दायरे में रिस्पेक्ट करिए, हमको हमारी आइडियोलॉजी आपको चाहे पसंद है नहीं पसंद है, बट वी वांट टू बी रिस्पेक्टेड। वी डोंट वांट कि आप हमारी लेजिटिमेसी को चैलेंज करिए और एक्सेप्ट करिए दैट चाइना इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सुपर पावर। वी ऑलरेडी वांट and we already are a co-hegemon along with America, and in the next 20-30 years we will supersede you। तो चाइना यही चाहता है कि अमेरिका इस बात को एक्सेप्ट करे इजीली और इस बात को लेके चाइना अकोमोडेट करे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है जी होल्ड द रेड लाइन। अब ये आर्टिकल जो आया था ये इज इन कंटेक्स्ट ऑफ अफगानिस्तान। इसको लेके आज भी सी राजा मोहन ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में ही लिखा है, वो भी हम बात करेंगे इसके बाद। तो बेसिकली इस आर्टिकल का कंटेक्स्ट क्या है, दैट engaging with Taliban must require an assertive yet patient approach। अगर आपको याद होगा तो पिछले ट्यूसडे भी जो हमने एडिटोरियल डिस्कस किया था इसको लेके, तो सी राजा मोहन ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी दैट इंडिया को भी एक असर्टिव पाथ फॉलो करना चाहिए टुवर्ड्स द चेंजिंग ट्रांजिशन इन अफगानिस्तान, बट एट द सेम टाइम बहुत काम और पेशेंट तरीके से। ठीक है, तो कुछ सिमिलर लाइंस में इस आर्टिकल में भी ऐसी ही बात करी गई है। नाउ अभी पीछे शंघाई कोऑपरेशन समिट हुआ था, ठीक है, सो उसको रिगार्डिंग क्या स्टेटमेंट्स आई बाय द एक्सटर्नल मिनिस्टर ऑफ इंडिया एस जयशंकर। सो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर एट द SCO has rightly underlined the importance of peaceful and legitimate means in rearranging the current political order in Kabul। यानी कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं दैट वी ऑल वांट दैट देयर शुड बी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन अफगानिस्तान। एट द मोमेंट नोबडी इन द होल सेंट्रल एशियन रीजन, कोई भी नहीं कह सकता दैट वी डोंट वांट पीस। एवरीबडी वांट्स पीस इन अफगानिस्तान, बिकॉज अगर वहाँ पे पीस नहीं होता और बहुत वायलेंस होता है, उसके जो रेपरकशंस है फॉर द होल रीजन इज डिजास्टरस। बट एट द सेम टाइम एस जयशंकर ये सजेस्ट कर रहे हैं दैट हमको उसके बावजूद भी थोड़ा पेशेंटली और कामली हमको मैनेज करना चाहिए। लेट अस सी व्हाट द डायनामिक्स अनफोल्ड इन द कमिंग डेज बिटवीन द तालिबान एंड द सिविलियन अफगान गवर्नमेंट। ठीक है, अफगानिस्तान पास्ट अंडर द ब्रूटल रूल ऑफ तालिबान, ये 1996 से 2001 के बीच में था, कांट बी द फॉर्मूला फॉर इट्स फ्यूचर, राइट। सो ऑब्वियसली आइडियोलॉजिकली तालिबान नहीं बदला है। आइडियोलॉजिकली तालिबान अभी भी वही आइडियोलॉजी होल्ड करता है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की, जो कि आज से 20-25 साल पहले होल्ड करता था, राइट। बट एट द सेम टाइम आज 2021 में तालिबान को फिर भी टेबल पे बिठा के डायलॉग किया जा रहा है। बहुत सारी रीजनल पावर्स हैं जो तालिबान के साथ ऑफर्स नेगोशिएट कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं लाइक रशिया, चाइना, दुबई, टर्की, राइट। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो इन्वॉल्व हैं इस पूरे प्रोसेस में, जिससे तालिबान के साथ बेटर नेगोशिएशन वो स्ट्राइक कर सकें। बिकॉज ऑब्वियसली अभी आइडियोलॉजिकली बेशक तालिबान सेम है, बट जो अभी डोमिनेंस है तालिबान का इस वक्त अफगानिस्तान के ऊपर, वो शायद 1996 से भी कहीं गुना ज्यादा है। नेक्स्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट इन ब्लड एंड ट्रेजर दैट द इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज मेड इन बिल्डिंग a modern state in Afghanistan since 2001। So 2001 में जब अमेरिकन फोर्सेस ने इन्वेड किया द ग्रेट वॉर ऑन टेरर पोस्ट द 9/11 अटैक्स, तो उसके बाद से लेके बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, रशिया, यूके, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान में कैरी आउट की गए हैं पिछले 20 साल में। हाउएवर अभी जिस स्टेज में यूएस अफगानिस्तान को छोड़ रहा है, तो ये अभी सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं अभी दे आर अंडर थ्रेट, बिकॉज अभी जो रिसेंट इतने ज़्यादा केसेस वायलेंस के वहाँ से आ रहे हैं और इतने ज़्यादा अभी वहाँ पे जो अटैक्स हो रहे हैं सिविलियंस पे और बाकी फॉरेन नेशनल्स पे, वो कुछ अच्छी पिक्चर पोर्ट्रे नहीं कर रहे अफगानिस्तान के लिए। Why should New Delhi resist the rush? Why should New Delhi resist the eagerness to engage with Taliban at the moment? Firstly, Pakistan's promotion of the myth। अब पाकिस्तान ने ये मिथ, ये वहम हर जगह ये स्प्रेड किया हुआ है दैट तालिबान को हम मॉडरेट कर चुके हैं, तालिबान अब टेबल पे बैठ के सबसे बात कर रहा है। सो तालिबान अब वैसा तालिबान नहीं है जो आज से 20-25 साल पहले था, और इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान एक जानबूझ के ऐसा मिथ स्प्रेड करना चाहता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज न्यूज़पेपर्स में जो रिपोर्ट्स आती हैं ऑफ द इंक्रीजिंग केसेस ऑफ वायलेंस इन अफगानिस्तान, वो ये पिक्चर पोर्ट्रे नहीं करती हैं जो अभी पाकिस्तान बता रहा है। सेकेंड, लाइक माइंडेड नेशन शुड नॉट स्क्वैंडर बाय प्रीएम्प्टिव नॉर्मलाइजेशन ऑफ द तालिबान। तो ऐसे अज्यूम नहीं करना चाहिए कि तालिबान
खास करके जो पाकिस्तान की जैसी लाइक माइंडेड नेशंस हैं उनको तो ऐसा बिल्कुल भी अज्यूम नहीं करना चाहिए कि तालिबान हैज़ बिन न्यूट्रलाइज्ड एंड अब हम एक पीसफुल वे में हम कुछ अग्रीमेंट साइन कर सकते हैं विद दी तालिबान एज वेल एज विद द सिविलियन गवर्नमेंट. वेरी लिटिल हैज़ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ तालिबान सिंस 1996. तो जैसे मैंने बोला कि आइडियोलॉजिकली तालिबान वैसा ही है जैसे पहले था, बल्कि ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट अब तो हो गया है, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि हमने यूएस को हरा दिया. हालांकि यूएस ने विड्रॉ किया है. हम थोड़े सालों से ये भी देख रहे हैं दैट द डिक्लाइन ऑफ अमेरिका इन ग्लोबल अफेयर्स, खास करके डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के बाद. तो उनको ऐसा भी लगता है तालिबान को कि इसमें हमारी जीत है अगर यूएस यहाँ से जा रहा है, राइट. और उनको लगता है कि यूएस इस वक्त डिफीटेड जा रहा है. यूएस इस वक्त वैसा नहीं है जैसे जॉर्ज बुश के टाइम पे 2001 पे अटैक किया था अफगानिस्तान पे. उनको ऐसा लगता है कि यूएस इस वक्त वीक है, जो कि ऐसा लग भी रहा है जिस तरीके से और जिस जल्दबाजी से यूएस ने विड्रॉ किया अफगानिस्तान से. सिक्योरिटी कंसर्न्स फॉर इंडिया, सबसे ज्यादा जो कंसर्न है दैट तालिबान इन काबुल दे हैव स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद ऑब्वियसली विद द पाकिस्तान आर्मी. उनकी ब्लेसिंग, पाकिस्तान आर्मी का बहुत बड़ा हाथ रहा है, बहुत आशीर्वाद रहा है तालिबान के ऊपर इतने सालों से. और दूसरी बात यह है कि तालिबान के बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं विद लश्कर ए तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद. ठीक है जी. सो ऑब्वियसली ये एक सिक्योरिटी कंसर्न इंडिया के लिए बहुत बड़ा है. दूसरी बात, दिस नॉट ओनली पोजेस अ थ्रेट टू इंडिया बट टू द होल सब कॉन्टिनेंट एज अ होल. ठीक है. सो नीड ऑफ द आर स्ट्रेटेजिक पेशेंस, यानी कि पेशेंस, यानी कि अगर कुछ स्टेप्स अगर थोड़ा टाइम रुक के भी किए जाएं तो स्ट्रेटेजिकली वो ज्यादा बेटर रहते हैं. सो स्ट्रेटेजिक पेशेंस की यहाँ पे बात करी गई. एक तो हो गया पेशेंस, एक है स्ट्रेटेजिक पेशेंस, यानी कि इसमें भी कुछ स्ट्रैटेजी है, इसमें भी कुछ अपने इंटरेस्ट की बात है कि अगर हम अभी वो रश को अगर हम रेजिस्ट कर सके, जो टेम्पटेशन है तालिबान के साथ एंगेज करने की उसको अभी हम रेजिस्ट कर सके और कुछ टाइम वेट करके देखें, बिकॉज ये ऑनगोइंग डेवलपमेंट है. अभी आने वाले टाइम में और काफ़ी कुछ होगा, यहाँ पे काफ़ी कुछ देखने को होगा, काफ़ी सारे एडिटोरियल्स भी आएंगे जिसको लेके हम और बात करेंगे रिलेटेड टू अफगानिस्तान एंड तालिबान इशू. नाउ ये कल धर्मेंद्र सर ने भी क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था ये. ठीक है जी. कल ये लेक्चर में आपको बताया था कि कौन सी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स है डन बाय इंडिया टुवर्ड्स अफगानिस्तान. तो अगर मेंस में कोई आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आता है विच इज़ रिलेटेड टू इंडिया अफगानिस्तान और द करंट डायनामिक्स हैपनिंग इन अफगानिस्तान, और जहाँ पे आपको इंडिया का रोल डिफाइन करना अफगानिस्तान में, तो वेरी ब्रीफली आप वहाँ पे लिख सकते हैं दैट 2011 में इंडिया अफगानिस्तान ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन किया था. ठीक है जी. जहाँ पे इंडिया ने अफगानिस्तान को प्रॉमिस किया था दैट इट विल हेल्प in building infrastructure and institutions and other educational institutes in Afghanistan. तो इस बात का प्रॉमिस इंडिया ने किया था अफगानिस्तान को. देन इंडियाज डेवलपमेंट असिस्टेंस इज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ वेल ओवर $3 billion. ठीक है जी. उसके बाद ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना इन तीनों प्रोजेक्ट्स के नाम को. वन इज सलमा डैम, इसको हम फ्रेंडशिप डैम भी कहते हैं, अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम. देन सेकेंड इज रांझ दिलरम हाईवे. ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इस करके इंडिया के लिए बिकॉज इंडिया के पास डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं है अफगानिस्तान जाने के लिए, क्योंकि बीच में पाकिस्तान है और पाकिस्तान अलाउ नहीं करता इंडिया को डायरेक्टली ट्रांसमिट करने के लिए अगर अफगानिस्तान जाना हो. तो ये जरांझ दिलराम हाईवे बनाया गया है ताकि इंडिया को एक ऑल्टरनेटिव रूट मिले. उसके पास एक रूट तो इंडिया के पास है थ्रू ईरान चाबहार पोर्ट, यहाँ पे भी इंडिया का रोल रहा है चाबहार पोर्ट में इसको डेवलप करने का. तो उसके अलावा एक ऑल्टरनेटिव रूट और है अगर अफगानिस्तान जाना हो, वो है जरांझ दिलरम हाईवे. ठीक है. और तीसरा पार्लियामेंट. सो पार्लियामेंट इंडिया ने बनाया था, अफगानिस्तान का पार्लियामेंट इंडिया ने बनाया था एट द कॉस्ट ऑफ $90 million. ठीक है जी. तो ये मैप है आपके सामने, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान है जी, यहाँ पे ईरान है, ये आपका चाबहार पोर्ट है. तो यहाँ से अफगानिस्तान जाने का रास्ता है. ठीक है. अगर हमने ईरान के थ्रू जाना है, और ये जो यहाँ पे रेड से मार्क्ड है, दिस इज द जरांझ दिलरम हाईवे. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस, तो अगर हमने चाबहार पोर्ट से ईरान के अंदर से होकर अगर हमने जाना है अफगानिस्तान को, तो ये डायरेक्ट एक हाईवे बना दिया है जरांझ दिलरम हाईवे, जिससे डायरेक्ट एक्सेस हमको अफगानिस्तान के अंदर मिलता है, जो कि अभी हमारे पास नहीं था. एक डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं था अफगानिस्तान के साथ हमारा. आज का ये आर्टिकल आया है व्हेन चाइना मीट्स तालिबान, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिटन बाय सी राजा मोहन. सी राजा मोहन बहुत अच्छा लिखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके, इतना अच्छा ये लिखते हैं, इनके सारे आर्टिकल्स बहुत नोटवर्दी हैं एंड आप इसको ज़रूर रीड करना इस आर्टिकल को. नाउ इन्होंने इस आर्टिकल में ये बात बोली है, चाइनाज एंगेजमेंट विद तालिबान पोस्ट द यूएस विड्रॉल. ठीक है. नाउ यहाँ पे चाइना का क्या रोल रहेगा पोस्ट जब ऑब्वियसली यूएस तो विड्रॉ कर ही चुका है, काफ़ी हद तक यूएस ने अपनी फोर्सेस विड्रॉ कर ली हैं. नाउ
चाइना कैसे तालिबान के साथ इंगेज कर सकता है, कैसे और बेटर वो तालिबान के साथ नेगोशिएट कर सकता है। सो बिकॉज अभी इस आर्टिकल में ऐसा लिखा गया है कि जो बाकी कंट्रीज हैं, खास करके जो रीजन की जो बाकी कंट्रीज है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, उनको ऐसा लगता है कि चाइना बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक क्लाउड तालिबान के साथ एक बेटर पोजीशन पे नेगोशिएट करने के लिए। ठीक है जी। सो पहला क्वेश्चन ये आता है दैट कैन चाइना सक्सीड इन द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स वेयर अदर्स लाइक ब्रिटेन, रशिया एंड यूएस हैव गॉट देयर पनिशमेंट। ठीक है, तो पहली बात तो ये आती है कि यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स रहे थे। ठीक है, ब्रिटेन, रशिया, यूएस, कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के अंदर जो ग्रेट गेम आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, सो ग्रेट गेम। ठीक है, सो ये ब्रिटेन एंड रशिया के बीच काफ़ी ज़्यादा ये कंटेस्टेशन रहता था रीजन्स को लेके। एंड ये अगर आपको याद होगा द बैकड्रॉप ऑफ द मिड 19th सेंचुरी जो इवन हमारी एंग्लो अफगान वॉर्स हुई थी, दैट वाज बिकॉज कि अंग्रेज़ों को इस बात का काफ़ी फेयर था कि रशिया अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई ना कर ले, इसको कंट्रोल ना कर ले, बिकॉज देयर यूज्ड टू बी दिस ग्रेट गेम बिटवीन ब्रिटेन एंड रशिया। तो हिस्टोरिकली दोनों अफगानिस्तान को लेके बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इन्वॉल्व रह चुकी हैं, नॉट just in the last 20-30 years but since the last 150 years। तो अब चाइना जो है वो क्या रोल प्ले कर सकता है यहाँ पे in terms of engaging with तालिबान। so सबसे पहली बात है that the demands on China to save Afghanistan are growing। ठीक है जी, there is no doubt in that। second, Washington sees Afghanistan as a potential area of bilateral cooperation with China। ठीक है, नाउ इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि अमेरिका यहाँ पे, अमेरिका आइडली काफ़ी सालों से पाकिस्तान को लुक फॉरवर्ड करता था टू एक्ट एज अ नेगोशिएटर बिटवीन अफगानिस्तान एंड वॉशिंगटन। एंड अभी ये आइडियोलॉजी वॉशिंगटन की भी चेंज हो रही है। अब वॉशिंगटन चाइना को लुक फॉरवर्ड कर रहा है फॉर द बायलेटरल कोऑपरेशन। देन bilateral cooperation as in between Afghanistan, the civilian government and the Taliban. Then there was a time when even Delhi thought that Afghanistan would be a natural area for India and China to work together. But unfortunately Delhi और China के बीच में relations पिछले कुछ 1 साल से ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। So ये एक थॉट दिल्ली का ज़रूर था दैट हम चाइना के साथ कंस्ट्रक्टिवली इंगेज करके फर्दर तालिबान के साथ और अफगान सिविल गवर्नमेंट के साथ इंगेज कर सकते हैं, बट ये ऐसा पॉसिबिलिटी अभी नहीं दिख रही ऐसी होती हुई। देन अफगानिस्तान नदर्न नेबर्स तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तजिकिस्तान ऑल हैव एक्सपैंडिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक टाइज विद चाइना। सो ये जो कंट्रीज हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ये फॉर्मर यूएसएसआर कॉलोनीज थी। ठीक है, सो अब इनकी भी बहुत ज्यादा डीप इकोनॉमिक टाइज हैं चाइना के साथ। सो डेफिनेटली ये भी लुक फॉरवर्ड कर रही हैं चाइना को कि चाइना शुड इंगेज विद तालिबान। Now, why does Pakistan need China more than ever to rebuild Afghanistan? पाकिस्तान को अब चाइना की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, पहली बात तो ये दैट चाइना की जो इमर्जेंस एज अ ग्रेट पावर, ये 1996 में चाइना इतनी बड़ी पावर नहीं थी जितनी बड़ी पावर चाइना अब है। ठीक है, सो डेफिनेटली पाकिस्तान को बहुत हेल्प मिल सकती है चाइना के साथ कोऑपरेट करके एक सोल्यूशन निकालने में। सेकेंड, हालांकि पाकिस्तान इज नॉट दी करेक्ट सोल्यूशन प्रोवाइडर बिकॉज पाकिस्तान का हाथ ज़्यादा रहा है अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने का, बट समहाउ आज के टाइम पे पाकिस्तान को चाइना की ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए 1996 में यूएस की रिलायंस बहुत ज़्यादा थी पाकिस्तान के ऊपर। ऐसा माना जाता था उस टाइम पे यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन थे दैट यूएस के जो प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन हैं वो बहुत लिबरली चेक्स काट के पाकिस्तान को देते थे, फंडिंग बहुत खुली पाकिस्तान को मिलती थी ताकि पाकिस्तान अपने एफर्ट्स के थ्रू पीस और ज़्यादा कन्फ्लिक्ट ना रहे अफगानिस्तान में, वो चीज़ मेंटेन करके रख सके। लेकिन उल्टा पाकिस्तान ने तालिबान को ही वहां पे इंस्टॉल कर दिया 1996 में। सो पाकिस्तान ऑलवेज हैड लिटिल टू ऑफर टू अफगानिस्तान एक्सेप्ट द रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, सो अनफॉर्चुनेटली अपार्ट फ्रॉम प्रमोटिंग हेट्रेड एंड रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, पाकिस्तान के पास और कुछ नहीं है, कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं है अफगानिस्तान को ऑफर करने के लिए। देन नो एजेंडा फॉर रीबिल्डिंग अ नेशन दैट हैड सीन 2 decades ऑफ वॉर। ठीक है जी। देन चाइना हैज द इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड पॉलिटिकल विल टू इन्वेस्ट इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान। सो बात चल रही है दैट जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए अफगानिस्तान में। ठीक है जी, ताकि जो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वॉल्व है चाइना का, उसका बेनिफिट अफगानिस्तान तक भी पहुंच सके। चलिए next, in the past US was too dependent on Pakistan for sustaining a large military presence in
अफगानिस्तान। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि आज से 20-25 साल पहले यूएस की डिपेंडेंसी पाकिस्तान पे ज्यादा थी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं दैट यूएस हैज बिकम मोर डिपेंडेंट ऑन चाइना। नेक्स्ट, हाउ विल मैनेजिंग तालिबान बी चैलेंजिंग डिस्पाइट चाइनाज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ? हाउ विल मैनेजिंग तालिबान बी चैलेंजिंग डिस्पाइट चाइनाज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ? सो चाइना की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नो डाउट बहुत ज़्यादा है, चाइना का इकोनॉमिक क्लाउड बहुत ज़्यादा है, बट चाइना के अपने रिजर्वेशंस हैं, चाइना के अपने डाउट्स हैं तालिबान को लेके। सो नंबर वन, दैट देयर इज कॉशन इन द चाइनीज पॉलिसी। चाइना नोज दैट तालिबान इज येट टू गेन कंट्रोल ऑफ काबुल एंड अदर अफगान सिटीज। तो पहली बात तो ये है, चाइना भी अभी वेट कर रहे हैं। जैसे पिछले आर्टिकल में हमने बात करी कि एस जयशंकर कहते हैं दैट इंडिया को भी रश नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए, स्ट्रेटेजिकली पेशेंटली स्ट्रेटेजिक पेशेंस की बात करी थी। उस तरह से कहीं ना कहीं चाइना भी देख रहे हैं, अभी इवेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट लेट्स वेट फॉर द थिंग्स टू ऑफिशियली हैपन। Second, Beijing can't be pre-assumptive that stability will prevail soon after the Taliban victory. तालिबान तो कह रहा है, तालिबान तो बहुत ओपनली कह रहा है दैट हम वो तालिबान नहीं है जो 20-25 साल पहले थे, हम भी चाहते हैं कि अमन शांति बनी रहे, पीस रहे, हम अपने सॉइल को नहीं यूज़ होने देंगे किसी भी तरह की वायलेंट एक्टिविटी के लिए। तो तालिबान तो ये बात कोट कर रहा है, तालिबान ने ये बात ओपनली बोली भी है, बट चाइना इस बात को भी फेस वैल्यू पे नहीं ले सकती है। कोई भी नेशन नहीं ले सकता इस बात को फेस वैल्यू पे। अगर चाइना की जगह कोई और होता तो इंडिया भी अभी इस बात को फेस वैल्यू पे नहीं ले सकता, जो क्लेम्स तालिबान के लीडर ने अभी किए हैं कि हम शांति चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं, बिकॉज क्लियरली उनके एक्शंस ये बात शो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ वायलेंस जस्ट रिसेंटली इन अफगानिस्तान। Beijing cannot bet that its special relationship with Pakistan army will guarantee the security of China's frontiers. ठीक है जी। सो उल्टा पाकिस्तान तो कहता है कि हमको चाइना की ज़रूरत है, बट जो चाइना है वो अभी नो डाउट पाकिस्तान और चाइना की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, ठीक है, दे आर नोन टू बी ऑल वेदर फ्रेंड्स, बट चाइना को अभी पूरा भरोसा नहीं है पाकिस्तान आर्मी की कैपेबिलिटीज़ में कि वो कितना इफेक्टिवली चाइना को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएंगे। अभी रिसेंटली कोहिस्तान में, जो कि पाख्तूनख्वा रीजन में है, यहाँ पे अभी पीछे रिसेंटली का अटैक्स हुए थे और यहाँ पे 9 चाइनीज नेशनल्स की हत्या भी हो गई थी। तो ये अटैक तालिबान ने किया था कोहिस्तान में। देन नो क्लैरिटी इफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अफगानिस्तान इज टॉप प्रायोरिटी फॉर तालिबान। इस बात की कोई क्लैरिटी नहीं है। सो ऐसे वेग स्टेटमेंट्स तालिबान के लीडर ने जरूर दिए हैं दैट हम पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, ठीक है, वी वांट स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद एवरीवन, बट उनका जो इकोनॉमिक एजेंडा है उसको लेके अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं हुई है। Then, China's fear of Taliban fomenting instability in China's Muslim majority province of Xinjiang. So, Uyghurs यहाँ पे एथनिकली यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं जो यहाँ पे रहते हैं जिनजियांग में। सो आपको पीछे पता होगा कि न्यूज़ में काफ़ी ऐसे रिपोर्ट्स भी आई थी कि इनके ऊपर जो ईगुर्स हैं, इनके ऊपर चाइनीज स्टेट ने काफ़ी रिप्रेसिव लॉज इनके अगेंस्ट उठाए गए थे, काफ़ी इनके अगेंस्ट रिप्रेशन किया गया था, काफ़ी इनको फिजिकली टॉर्चर किया गया था, फिजिकल अब्यूज़ हुआ था। तो अब चाइना को इस बात का भी डर है बिकॉज ऑब्वियसली जो तालिबान के जो रिलेशंस हैं विद दीज ईगुर्स, ये रिलेशंस कैसे चाइना को चाइना को हार्म पहुंचा सकते हैं, कैसे वो चाइना के रीजन के लिए, जिनजियांग रीजन के लिए कैसे वो बेनिफिशियल नहीं होंगे इतने। देन रीसेंट स्टेटमेंट बाय तालिबान। So Taliban wants good, strong diplomatic, economic and political relations with the world, and it will not allow anyone to use its territory to threaten the security of other countries. तो ये बहुत टॉल स्टेटमेंट है जो कि तालिबान के लीडर ने बोली है, बट ये कितनी सच है कितनी नहीं है ऐसा आने वाले टाइम में ज़रूर पता लगेगा। बट अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा जहाँ पे हमको लग सके दैट तालिबान वाकई में एक पीसफुल और एक अच्छे इकोनॉमिक और अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बाकी कंट्रीज के साथ, खास करके उसकी जो नेबरिंग रीजन कंट्रीज है उनके साथ वो चाहता हो, ऐसा कुछ अभी नहीं दिख रहा। ठीक है जी, ये मैप है अफगानिस्तान और उसके नेबर्स का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इंडिया का कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है अफगानिस्तान के साथ, कोई फिजिकल रूट, डायरेक्ट फिजिकल रूट नहीं है जो इंडिया से अफगानिस्तान जाता हो। ठीक है, सो द ओनली रूट इज थ्रू ईरान। तो यहाँ पे वो जो हाईवे बनाया गया है जिसकी हमने बात अभी पिछले वाली स्लाइड पे करी थी, ठीक है, एंड उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चाइना, यहाँ पे तजिकिस्तान पे अभी एससीओ समिट हुई थी पीछे। ठीक है, सो ज्योग्राफिकली चाइना
हैज प्रॉक्सिमिटी टू अफगानिस्तान। ठीक है, सो इस करके अभी इस ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो इमीडिएटली अगर कोई ऐसी कंट्री है जिसका एक एंगेजमेंट हो सकता है तालिबान के साथ कंस्ट्रक्टिवली, तो वो भी चाइना ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, इंडिया का ज्योग्राफिकली रिलेशन नहीं है अफगानिस्तान के साथ इन द सेंस कि कोई डायरेक्ट फिजिकल रूट नहीं है, तो ज्योग्राफी इज ऑल्सो फेवरिंग चाइना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है जी, बहुत अच्छा आर्टिकल है, अशोक गुलाटी ने लिखा है, अगेन अ वेरी नोटेड एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट। इनके बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते रहते हैं इंडियन एक्सप्रेस में। सो इस बार उन्होंने लिखा है एरियाज ऑफ कॉम्पिटिशन एंड कोऑपरेशन। तो इसमें जो अभी नई मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन की स्थापना करी गई है उसको लेके अशोक गुलाटी बात करते हैं। ठीक है, सो कंटेक्स्ट इज दैट द न्यू मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन मस्ट इंश्योर नर्चरिंग ऑफ द कोऑपरेटिव्स एफिशिएंटली, बिकॉज अभी तक सिंस इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव कल्चर को इतना ज़्यादा मशरूम नहीं किया गया, इतना ज़्यादा एफिशिएंटली ग्रो नहीं किया, विद द एक्सेप्शन ऑफ डेयरी कोऑपरेटिव्स एंड शुगर कोऑपरेटिव्स। ठीक है, नाउ हाउ हैज़ बिन इंडियाज एक्सपीरियंस विद कोऑपरेटिव्स टिल नाउ। इसमें वो क्या कहते हैं दैट पहला, इंडियाज ट्रिस्ट विद द कोऑपरेटिव मूवमेंट हैज़ प्रोड्यूस मिक्स्ड रिजल्ट्स विद फ्यू सक्सेस एंड मेनी फेलियर्स। ठीक है जी, सो जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि एक जो डेयरी कोऑपरेटिव का एग्जांपल है अमूल का, वो एक बहुत सक्सेसफुल एग्जांपल है, बट उसके अलावा और कुछ ऐसे सक्सेसफुल एग्जांपल्स नहीं हैं जो कि हम जिसके बारे हम कह सकें दैट कोऑपरेटिव्स ने डेमोन्स्ट्रेट किया है इंडिया में। ठीक है, नाउ जो परफॉर्मेंस है कोऑपरेटिव्स की इन द फाइनेंशियल सेक्टर हैज़ बिन बिलो एवरेज। ठीक है, चाहे वो अर्बन कोऑपरेटिव्स हों चाहे वो रूरल कोऑपरेटिव्स हों, इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। अभी आपको ये भी पता होगा दैट देयर वाज दिस स्कैम, पीएमसी पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक स्कैम भी हुआ था। ठीक है, इसके बाद फिर जो जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उसका जो रेगुलेटरी एम्बिट है वो आरबीआई के अंडर भी कर दिया गया था। ठीक है जी, सो इतना अभी तक जो परफॉर्मेंस है कोऑपरेटिव बैंक्स की भी, वो भी चाहे रूरल हो चाहे अर्बन हो, इतना ज़्यादा अच्छा उसका रिस्पॉन्स नहीं आया। देन शुगर कोऑपरेटिव्स की बात करी गई है, हमने ये डिस्कस किया था पिछले हफ्ते आर्टिकल में दैट महाराष्ट्र में जो शुगर कोऑपरेटिव्स हैं उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लॉबी भी है। ठीक है, सो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं महाराष्ट्र में, गुजरात में, जिनका जो पॉलिटिकल करियर था उसकी शुरुआत कोऑपरेटिव से ही हुई थी। सो इन प्रिंसिपल ऑन पेपर कोऑपरेटिव्स आर वेरी गुड, बट इतनी इनकी एफिशिएंसी नहीं हो पाती है बिकॉज जब पॉलिटिक्स बीच में मिक्स हो जाता है सो देन जो आइडिया है, पर्पस है कोऑपरेटिव्स का, वो डाइल्यूट हो जाता है। So initially touted as exemplars of the movement are being sold to the private sector at the throwaway prices. तो बहुत सस्ते प्राइसेस में ये सेल किए जा रहे हैं शुगर कोऑपरेटिव्स टू द प्राइवेट सेक्टर। देन हाउ हैज बिन द डेयरी कोऑपरेटिव एक्सपीरियंस। तो डेयरी कोऑपरेटिव सेक्टर का एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा है। ठीक है, सो इसमें सबसे पहले बात तो अमूल की आती है दैट गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, उसका ब्रांड अमूल, हैज बिन मोस्ट सक्सेसफुल। सबसे ज़रूरी बात यह है दैट इसको बहुत ज़्यादा कैपिटल, इसको बहुत ज़्यादा फंडिंग मिली थी। ठीक है, नाउ वर्गीस कुरियन, हु इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मिल्क मैन ऑफ इंडिया, ही सपोर्टेड द डेयरी फार्मर्स स्ट्रांगली एट टाइम्स इवन एट द एक्सपेंस ऑफ द कंज्यूमर्स। ठीक है, यानी कि फार्मर्स को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए, चाहे कंज्यूमर्स को थोड़ा एक्सपेंसिव दाम में भी दूध बाय करना पड़े, बट फार्मर्स को जो डेयरी फार्मिंग है वो कैसे कमर्शियली वाइबल हो और फार्मर्स को कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके, इवन अगर एट द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर्स भी होना पड़े वो, तभी भी उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। ठीक है, नाउ ये सक्सेस हुआ, अमूल का सक्सेस गुजरात में हुआ, लेकिन उसके बावजूद बाकी सारी स्टेट्स इस मॉडल को कॉपी नहीं कर पाए। सो फॉर एग्जांपल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, येट कोऑपरेटिव्स आर नोवेयर इन द स्कीम्स ऑफ थिंग्स इन उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, नाउ almost 60% of milk procured from cooperatives come from two states, गुजरात एंड कर्नाटका। अब कर्नाटका मॉडल की बात करते हैं। कर्नाटका मॉडल में खास करके जो डेयरी कोऑपरेटिव फार्मिंग है वो कैसे डिफरेंट है। ठीक है, नाउ कर्नाटका मिल्क फेडरेशन सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स अंडर द ब्रांड नेम ऑफ नंदिनी। ठीक है, सो जैसे गुजरात में अमूल था, यहाँ पे नंदिनी। ठीक है, नाउ कर्नाटका सरकार इन इट्स ईगरनेस टू प्लीज द डेयरी फार्मर्स, so the Karnataka government ends up paying rupees 5 to 6 more per liter to the farmers, to the dairy farmers. Now जो Karnataka milk federation है that procures a lot of milk and then it dumps this milk at lower prices in the market for the consumers, और इससे क्या होता है कि जो मिल्क की प्राइसेस हैं इन दी adjoining states like महाराष्ट्र, केरला, वहां पे फिर प्राइस डिस्टर्ब होता है। ठीक है, सो ये प्रेडेटरी प्राइसिंग वाली बात हो जाती है कि इतने कम दामों में
वहाँ पे कंज्यूमर्स को मिल्क मिल रहा है, सो ऑब्वियसली महाराष्ट्र के साथ कर्नाटका का भी बॉर्डर आ जाता है, सो इस करके महाराष्ट्र में कंपटीशन जो है वो खराब होता है बिकॉज ऑफ द लोअर प्राइसेस इन कर्नाटका, लोअर प्राइसेस ऑफ मिल्क इन कर्नाटका. नाउ वे फॉरवर्ड फॉर द न्यू मिनिस्ट्री. ठीक है, सो द न्यू मिनिस्ट्री विच इज हेडेड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह. क्या अशोक गुलाटी के हिसाब से क्या वो सुझाव दे रहे हैं न्यू मिनिस्ट्री के लिए? सो मिनिस्ट्री शुड गिव द कोऑपरेटिव सॉफ्ट लोन्स, यानी कि वो लोन्स वापस करने का जो टाइम पीरियड है वो 25-30 साल का होना चाहिए. इस तरह के लोन्स वो दें कोऑपरेटिव्स को, सो दैट वो कोऑपरेटिव्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे काम कर सकें. ठीक है, दूसरी बात, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन कैन ऑल्सो एक्सटेंड सच सॉफ्ट लोन्स टू प्राइवेट सेक्टर. अब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की बात इस करके करी गई है ताकि प्राइवेट सेक्टर और कोऑपरेटिव्स के बीच में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हो सके. तो अशोक गुलाटी कहते हैं कि अगर कॉम्पिटिशन होगा सो दैट विल गिव मोर इंसेंटिव टू द कोऑपरेटिव्स टू परफॉर्म मच बेटर, क्योंकि जहाँ पे कॉम्पिटिशन आ जाता है तो वहाँ पे एक इंसेंटिव होता है टू ऑलवेज आउट कम्पीट द अदर प्लेयर. ठीक है, सो इस करके ये उन्होंने सजेशन दिया है कि इस तरह के सॉफ्ट लोन्स वो प्राइवेट सेक्टर को भी दे सकते हैं, एंड सो दैट इट बिकम्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड एंड इट इंक्रीजेस कॉम्पिटिशन. सो अगर मतलब एक मार्केट इकोनॉमी में जो कंपटीशन है वो एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से देखा जाता है. ठीक है, सो वी आर लिविंग इन अ मार्केट इकोनॉमी, सो डेफिनेटली अगर एक कंपटीशन बढ़ता है बिटवीन टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, सो जो दोनों प्रोडक्ट्स के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ट्राई करेंगे दूसरे से कंपीट करने के लिए बाय रेजिंग द क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट. ठीक है, तो इस करके ये सजेशन दिया गया है. देन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन शुड इंश्योर द लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, they should ensure the least political and bureaucratic interference in the operation of cooperatives. ठीक है, because unnecessarily bureaucratic interference और political interference से process बहुत slow हो जाता है. Then accountability towards the taxpayers' money while infusing funds to the cooperatives. So cooperatives में जो पैसा, जो फंडिंग सरकार देगी, जो मिनिस्ट्री देगी, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो टैक्स पेयर्स मनी से आ रहा है. सो एट द एंड अकाउंटेबिलिटी सरकार की हर एक स्कीम की तरह इस यहाँ पे भी टैक्स पेयर्स को जाती है. सो टैक्स पेयर्स का पैसा बहुत सही तरीके से यूज़ करना चाहिए, और खास करके अगर एक नई मिनिस्ट्री बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें काफ़ी बजट भी इन्वॉल्व होगा, काफ़ी इसमें एलोकेशन भी होगी फंड्स की, तो वो फंड्स सही तरीके से, जुडिशियस तरीके से यूटिलाइज हो सकें. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है सेंसिटिव एंड प्रिसाइज. तो ये जो है जी, ये बेसिकली यहाँ पे जो कंटेक्स्ट है वो ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन केयर एंड रिहैबिलिटेशन बिल 2021 को लेके है. ठीक है, तो इस आर्टिकल में कुछ कंसर्न्स शो करे गए हैं, कुछ कंसर्न्स जताए गए हैं जो कि इस ड्राफ्ट बिल को लेके सामने आ रहे हैं. ठीक है, तो ये अभी ड्राफ्ट स्टेज, अभी लेजिस्लेटिव स्टेज में नहीं पहुंचा, अभी ये ड्राफ्ट स्टेज में ही है. अभी ड्राफ्ट एक सजेस्टिव रीडिंग वाले स्टेज में ही है ये. So trafficking is a pernicious offense towards which societies and governments must have zero tolerance. इसमें कोई डाउट नहीं है that human trafficking is very torturous, right? It is the most heinous kind of an offense. और इसके towards हर किसी की zero tolerance होनी चाहिए. Nobody should tolerate such big a crime like human trafficking. However, dealing with this crime needs sensitivity and not a sledgehammer. अब इन्होंने ये जो sledgehammer की बात करी है इस आर्टिकल में, वो क्यों करी है वो अभी हम जानेंगे. दैट ठीक है, हर एक लेजिस्लेशन, कोई भी लेजिस्लेशन हो, चाहे वो हमने यूपी पॉपुलेशन पॉलिसी की भी बात करी थी, यूपी पॉपुलेशन का जो बिल था, कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ इश्यूज थे जो ज़्यादा सेंसिटाइज नहीं किए गए थे. अभी तक तो सारे आर्टिकल्स जो आए हैं इंडियन एक्सप्रेस में, हिंदू में, कोई ऐसा आर्टिकल नहीं आया जो यूपी की पॉपुलेशन पॉलिसी को भी फेवर करे, जो वो ड्राफ्ट बिल को फेवर करे. उसी तरह से इस बिल को लेके, ट्रैफिकिंग बिल को लेके कुछ कंसर्न जताए गए हैं, जहाँ पे ये कहा गया कि सरकार एक स्लेज हैमर की अप्रोच नहीं यूज़ कर सकती, एक हथौड़ी की अप्रोच यूज़ नहीं कर सकती है. सो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस ड्राफ्ट बिल के? नंबर 1, preventing and countering trafficking in persons, particularly women and children, because ये ज़्यादा vulnerable यही होते हैं, women and children ज़्यादा vulnerable होते हैं to illegal trafficking. ठीक है जी, to provide for care, protection and rehabilitation to the victims. ठीक है. Thirdly, respecting their rights and creating a supportive legal, economic and social environment for them. After all, right to live with dignity, right to privacy, right to life, ये तमाम जो rights under Article 21, ये तमाम rights इनके भी हैं. सो ऑब्वियसली ट्रैफिकिंग, दैट इज वाइज द वर्स्ट काइंड ऑफ ऑफेंस, बिकॉज इट डायरेक्टली वायलेट्स योर राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिव विद डिग्निटी. देन कवर्स ऑफेंसेस नॉट ओनली विद इन इंडिया बट ऑल्सो आउटसाइड इंडिया. ठीक है, सो बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहां पे
औरतों को, बच्चों को यहाँ से बाहर किसी, फॉर एग्जांपल नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, ठीक है, पाकिस्तान में ले जाया जाता है टू, एंड उनको इलीगली स्मगल करते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस जैसे बाहर से भी काफ़ी आते हैं हमारे, अगर हम साउथ एशिया की ही बात करें तो ये बात का प्रोविजन भी यहाँ पे रखा गया दैट नॉट ओनली विद इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया ऑल्सो अगर कोई ऐसी बात हो रही है तो इस तरह की चीज़ों को इस बिल में रखा गया है। देन व्हेन पास्ड it envisages setting up anti-trafficking committees at the state and national levels to implement the provisions। चलो ये भी ठीक है। अब बात आती है कि इसके लेके कंसर्न्स क्या हैं। ये तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए जो ड्राफ्ट बिल में मेंशन्ड है, ठीक है। अभी ये एक इवॉल्विंग इशू है, इसको लेके आई एम श्योर और भी आर्टिकल्स आएंगे, बट इसको लेके कंसर्न्स क्या जताए गए। नंबर 1 है कि एनआईए को इन्वेस्टिगेशन की जो ड्यूटी सौंपी गई है इन ट्रैफिकिंग क्राइम्स, ये एनआईए को ऑलरेडी, देखिए एनआईए के पास ऑलरेडी बहुत केसेस है, एनआईए के पास ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। इससे अननेसेसरी एनआईए का बर्डन भी बढ़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जो लोकल इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो किस काम के लिए हैं। तो क्या अगर एनआईए को ट्रैफिकिंग क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन की ड्यूटी दे दी जाए तो क्या ये फेडरलिज्म के साथ वायलेशन नहीं है? इजंट दिस एन अटैक ऑन द फेडरलिज्म, द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री? तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, क्रिमिनलाइजिंग सेक्स वर्कर्स। देखिए बहुत सारी जजमेंट्स रही हैं हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट्स की जहाँ पे सेक्स वर्कर्स को राइट दिया गया है टू चूज देयर ऑक्यूपेशन। अगर engaging in this profession, engaging in this sexual professions is their choice, so they are entitled to engage in that। तो यहाँ पे इस बिल में सेक्स वर्कर्स को क्रिमिनलाइज किया गया है। सो ऑब्वियसली रिफ्यूजल टू कंसिडर कंसेंसुअल सेक्सुअल एक्टिविटी फॉर कमर्स। तो काफ़ी जजमेंट्स ने ये कहा है दैट कंसेंसुअल, अगर दोनों मेल एंड फीमेल के बीच में एग्रीमेंट है टू परफॉर्म अ सेक्सुअल एक्टिविटी, और बेशक अगर फीमेल एक सेक्सुअल वर्कर है, सो देयर इज नो हार्म इन दैट। तो काफ़ी जजमेंट्स ऐसी आई हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सो क्रिमिनलाइजिंग सेक्स वर्कर्स। देन थर्डली, पेनल्टीज फॉर नॉन रिपोर्टिंग ऑफेंसेस, ठीक है। अब देखिए ये जो पूरा प्रोसेस है जहाँ पे हम कंप्लेंट फाइल करते हैं, अगर कुछ ऐसा कुछ हुआ है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस हमारे किसी लव्ड वन के साथ या हमारे साथ, तो ये पूरा प्रोसेस बहुत टॉर्चरस होता है, इमोशनली बहुत ड्रेन करता है, ठीक है। और अगर हम नहीं कम फॉरवर्ड कर पा रहे या अगर हमारे कोई लव्ड वन है वो आगे नहीं आगे आके रिपोर्ट कर पा रहे इस ऑफेंस को बिकॉज ऑफ दी फिजिकल एंड द मेंटल ट्रॉमा विच दे आर गोइंग थ्रू, तो इसको पिनलाइज करना कि अगर आपने ऑफेंस रिपोर्ट नहीं किया तो ये और ज़्यादा टॉर्चरस हो जाता है और ये विक्टिम्स की साइकी के साथ फिर अच्छी बात नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक ऑलरेडी एक फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा से निकल रहे हैं। Then absence of community based rehabilitation. So observation यहाँ पे क्या है जी, that sexual exploitation and trafficking is a ghast crime, no doubt in that. However, एक wholesome approach की ज़रूरत है जहाँ पे sensitivity and precision इस approach में apply करी जाए। So views on judiciary on the sex workers. So September 2020 में एक बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा था that prostitution is not an offense. Adult woman has right to choose her वोकेशन। तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में 2020 सितंबर की एक जजमेंट थी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था। देन प्रोस्टिट्यूशन हैड नॉट बीन कंसिडर्ड अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। तो ये जो पॉइंट्स हैं, चाहे अगर अगर ऐसे मीन्स में कुछ क्वेश्चन आता आपको इस बिल के रिगार्डिंग कोई बात होती है ट्रैफिकिंग बिल के रिगार्डिंग, और अगर वहाँ पे कुछ सेक्स वर्कर्स रिगार्डिंग आपको पूछा गया, अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप डाल सकते हैं उसमें इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेक्स वर्कर्स, तो आप ये प्रोविजंस के बारे में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। देन सेक्स वर्कर्स आर अडल्ट्स एंड एंटाइटल्ड टू देयर फंडामेंटल राइट्स टू मूव फ्रीली एंड चूज देयर ओन वोकेशन। तो इस बात को लेके बहुत क्लियरली जुडिशरी ने भी कोट किया हुआ है। What is punishable under the Immoral Traffic Prevention Act is sexual exploitation or abuse of a person for commercial purpose and to earn the bread thereby। तो अगर आप किसी को जबरदस्ती exploit कर रहे हैं to perform a sexual activity without her consent, then this exploitation is punishable, right? So having sexual activity as a sex worker is not punishable, is entirely one's own choice। But अगर आप किसी को जान के एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अगर आप किसी को फोर्सफुली बोल रहे हैं कि दैट यू हैव टू परफॉर्म सेक्सुअल एक्टिविटी विद सम अदर पर्सन, दैट इज पनिशेबल एंड दैट इज अ गास्ट क्राइम। ओके, नेक्स्ट है जी हेल्थ अबव फेथ। ये आज आर्टिकल आया है और ये किस कंटेक्स्ट में है? रिलीजियस राइट्स आर सबऑर्डिनेट टू द राइट्स ऑफ लाइफ,
ठीक है जी। सो अभी हाल ही में कंवर यात्रा को लेके बात चली थी पीछे कि उत्तराखंड ने तो खैर कंवर यात्रा को रद्द कर दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि कंवर यात्रा को हम रद्द नहीं करेंगे, कुछ कंडीशंस लगाएंगे, कोविड प्रोटोकॉल्स मेंटेन करेंगे एंड हम इस यात्रा को अलाउ करेंगे, रिज्यूम करेंगे, इसको हम रद्द नहीं, इसको हम कैंसिल नहीं करेंगे जैसे उत्तराखंड ने किया है। तो ये बात जब जुडिशरी तक पहुंची तो जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपना कंसर्न यहाँ पे एक्सप्रेस किया, बिकॉज ऑब्वियसली जो कुंभ मेला हुआ था सेकेंड वेव की शुरुआत से पहले, उसने काफ़ी केओस में जाके रखा हुआ था। काफ़ी ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि कुंभ मेला में बहुत लाखों में लोग गए थे और एक बहुत बड़ा कारण रहा था सेकेंड वेव आने का। ठीक है, सो उसके दौरान चलते अब कंवर यात्रा की बात हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या रिस्पॉन्स है इसमें, उसकी बात करते हैं। सो कंवर यात्रा विच द कंवरियाज विच आर द डिवोटीज ऑफ शिवा मेक अ पिलग्रिमेज टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम द गंगा was obviously not held last year due to COVID-19, but this year the schedule was supposed to start on July 25th. तो यूपी गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इसको रिज्यूम करेंगे। So what was the Supreme Court response? So number one, the court was perturbed. It was disturbed by the reports of the plan कि ये यात्रा को कंडक्ट किया जा रहा है। So obviously this resulted in the initiation of suo motu proceedings. ठीक है, तो यूपी सरकार से पूछा गया कि भाई आप इसको क्यों प्रोसीड कर रहे हैं, इस यात्रा को क्यों कंडक्ट कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से डिटेल्ड रिप्लाई मांगा। सो द कोर्ट डिसएग्रीड विद इवन द आइडिया ऑफ अ सिंबॉलिक यात्रा इन डेफरेंस टू रिलीजियस सेंटिमेंट। अब ये बात इंपॉर्टेंट है जो थोड़ी नोट करने वाली है। ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं दैट हेल्थ ऑफ पब्लिक and their right of life, the right to life, are more important than any religious activity or any kind of a religious yatra or any kind of a religious festival. ठीक है जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कैटेगोरिकली इस बात को मेंशन किया दैट राइट टू लाइफ हैज टू बी पैरामाउंट। तो यहाँ पे एक कोटेशन है जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है दैट ऑल अदर सेंटिमेंट्स albeit religious are subservient to this most basic fundamental right। बाकी सब चीजें बाद में, सारे राइट्स बाद में, बट सबसे पहला जो फंडामेंटल राइट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट है, वो है राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्थ एंड हेल्थ ऑफ द पब्लिक। नाउ रिलीजियस डिवोशन प्रायर टू पब्लिक हेल्थ, क्या रिलीजियस डिवोशन ज्यादा जरूरी है? क्या हम चाहेंगे कि बिकॉज ऑफ सम रिलीजियस फेस्टिवल और बिकॉज ऑफ सम रिलीजियस एक्टिविटी ऑलरेडी हम एक थर्ड वेव के थ्रेट में रह रहे हैं, क्या हम चाहेंगे कि थर्ड वेव का ऑनसेट भी अब हो? जैसे कुंभ के टाइम पे सेकंड वेव का ऑनसेट हुआ था, उस टाइम पे और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। उस टाइम पे बंगाल में इलेक्शंस हो रहे थे, बहुत लापरवाही हम सब भी अपनी तरफ से कर रहे थे, हम कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो कर रहे थे। बट नाउ वुड वी वांट अगेन टू गो इनटू अ स्टेट ऑफ लॉकडाउन? वुड वी वांट अगेन टू गो अंडर अ कंप्लीट हेल्थ केयर कोलैप्स लाइक व्हिच हैपेंड इन द सेकंड वेव? सो रिलीजियस डिवोशन प्रायर टू पब्लिक हेल्थ, सवाल ये आता है। So already Kumbh Mela earlier this year was seen as responsible for a surge in infections in the run up to the disastrous second wave। ठीक है जी, इसको लेके बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था गवर्नमेंट का, तो ये 2-3 महीने पहले की बात है। इसको लेके काफ़ी आर्टिकल्स भी आते और काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था टॉपिक। There are sections that believe that rituals and gatherings associated with religious faith must be allowed with some restrictions। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि ठीक है, मास्क पहनिए, कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स फॉलो करिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, लेकिन थोड़ी लिमिटेड गैदरिंग्स के साथ, थोड़ी रिस्ट्रिक्शन के साथ आप अलाउ करिए कि रिलीजियस गैदरिंग्स भी हो सके। ठीक है, सो ये कुछ लोगों का ये भी कहना है। Now, as per the Supreme Court verdict, no question, there is no question, ये नॉन नेगोशिएबल बात है कि सवाल ही नहीं उठता that if you have to choose between a religious right and the right to life and safety, so there is no question involved. Obviously, right to life and safety is paramount. यहाँ पे केरला के एग्जाम्पल की बात करिए, सो अभी रिसेंटली लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस थी केरला में 3 दिनों की, विच लेड पीपल टू सेलिब्रेट बकरी ईद। सो यहाँ पे जो सेंट्रल बात आती है दैट एनी रिलैक्सेशन आफ्टर अ लॉन्ग स्पेल ऑफ after a long spell of severe curbs, now they have to be based on a scientific assessment। तो अगर इतना लंबे टाइम के लिए अगर लॉकडाउन रहा था या रिस्ट्रिक्शंस रही थी या नाइट कर्फ्यूज रहे या डे कर्फ्यूज रहे या लिमिटेड टाइमिंग्स में शॉप्स ओपन थी, तो अगर इतने टाइम बाद आपने कुछ खोलना है, आपने पूरी सिटी को, पूरे शहर को, पूरे स्टेट को अगर आपने अनलॉक करना है, तो उसके लिए साइंटिफिक असेसमेंट ज़रूरी है। हम नहीं चाहेंगे दैट आफ्टर एवरी 2 मंथ्स देयर इज़ अ लॉकडाउन एंड लोगों की जान जाए एंड अननेसेसरली केस लोड बढ़े और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे टॉल ज़्यादा इंक्रीज हो। ठीक है जी, सो गाइज दिस इज इट फॉर टुडे। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो आज और कल के थे, एंड आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। सो मिलते हैं जी फिर परसों नए आर्टिकल्स के साथ, नए एडिटोरियल्स के साथ।
आप इन आर्टिकल्स को एनालाइज करिए, अपना ओपिनियन बनाइए, बिकॉज ओपिनियनेटेड होना बहुत ज़रूरी है। सो आमतौर पे जैसे मैंने डिस्कस किया था कि जो आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर्स में, चाहे कोई भी न्यूज़पेपर हो, ज़्यादा जो उनकी जो आर्टिकल्स की जो लैंग्वेज होती है थोड़ी क्रिटिक में होती है, क्रिटिकल एनालिसिस से ज़्यादा आते हैं। सो दैट ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग आर परस्पेक्टिव टुवर्ड्स एन इशू ऑल्सो। ये इशू बेस्ड एनालिसिस होते हैं, ठीक है। कोई आर्टिकल आएगा जो कि किसी पॉलिसी को लेके उसके मेरिट्स को लेके बात करेगा, फिर हम वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट ये जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस के हैं, चाहे वो सोशल इश्यूज़ हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव इश्यूज़ हैं, चाहे वो एथिक्स रिलेटेड इश्यूज़ हैं, चाहे वो हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इन सब इश्यूज़ के ऊपर आपका ओपिनियन होना बहुत ज़रूरी है। तो यू हैव टू बिकम ओपिनियनेटेड, और आपकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एनालिटिकल एबिलिटी एंड, मैं एक बात बार बार कहता हूँ, क्रिटिकल एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप होती रहेगी, ठीक है जी। सो मिलते हैं जी फिर परसों, ठीक है। टेक केयर, जय हिंद।